क्लास 9th का बायोलॉजी का जो है वो सेल चैप्टर शुरू करने वाले हैं बेटा जी। हम लोग पूरा का पूरा बेसिक फंडा वन शॉट के अंदर जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी के जो है वो मैं कवर अप करने वाला हूं। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दो वर्ड्स काफी ज्यादा वजन जो है वो इनके अंदर लग रहा है। एक तो है स्ट्रक्चरल और एक है हम लोगों के पास फंक्शनल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसकी वजह से जो है वो सारी की सारी हमारी लाइफ एक्टिविटीज जो है वो हो रही हैं। अब इसको हम लोग जो है वो सारा का सारा सेल चैप्टर के अंदर जो है वो इलैबोरेट करने वाले हैं। तो पहले स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखो, हम लोगों की एक बॉडी है तो ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप हुआ है, बेसिक यूनिट जो बार बार जिसने अपने आप को रिपीट किया इस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो हमारे पास सेल है। तो ये इसका जो है वो एक मेन पार्ट एस्पेक्ट जो कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों के पास सेल्स से मिलके जो है वो बना हुआ है। सेल्स के अरेंजमेंट्स से मिलके जो है वो हम लोगों के पास बना हुआ है। दूसरा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के पास, दैट इज फंक्शनल। फंक्शनल हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है? तो बेसिकली फंक्शनल का मतलब है कि हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको जिंदा रहना है, तरह तरह की चीजें जो है वो बॉडी के अंदर हम लोगों के पास जो है वो हो रही हैं। बॉडी सांस ले रही है, बॉडी खाना हजम कर रही है, बॉडी सोच रही है, बॉडी मूव कर रही है। इन सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो हमारे पास एक बेसिक यूनिट है सेल, जो मिलके एक बड़े स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है, टिश्यूज को फॉर्म करती है, ऑर्गन्स को फॉर्म करती है, ऑर्गन सिस्टम्स को जो है वो फॉर्म करती है, और इन शॉर्ट ऑर्गेनिज्म को हम लोगों के पास जो है वो बनाती है। तो इसीलिए इसको हम लोग जो है वो फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। तो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने का काम जो है वो करना, और बॉडी के अंदर जितने सारे काम जो है वो हो रहे हैं उस बॉडी को जिंदा रखने के लिए, उस बॉडी की डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए, वो सारे के सारे काम भी जो है वो हम लोगों के पास सेल ही कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ मींस द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसके यूनियन से जो है वो एक बॉडी ऑर्गेनिज्म की जो है वो बनी हुई है, जिसके मिलाने से जो है वो बॉडी ऑर्गेनिज्म की जो है वो बनी हुई है। और स्मॉलेस्ट फंक्शन का मतलब है हम लोगों के पास एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एक्टिविटीज जो है वो टेक प्लेस कर रही है, तो सारी की सारी एक्टिविटीज कौन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है? सेल्स ही जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैं जूम कर रहा हूं बेटा जी इस पर्टिकुलर स्लाइड पे, जो भी लिखा हुआ है वो आपको क्लियर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट जो है वो इस पर्टिकुलर स्लाइड का ले लें और फिर हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव करते हैं। हम लोगों के पास जो है वो पहले देखा जाए थोड़ा हिस्ट्री की बात जो है वो कर लेते हैं। मतलब सेल कहां से आया, किसने डिस्कवर किया, किसको एकदम से जो है वो सपना आया कि भैया सेल नाम की कोई चीज जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो बेटा जी हम लोग देखते हैं सेल इतना स्मॉल है, सेल को खोजना इसलिए पड़ रहा है भाई, नेकेड आईज से नहीं दिखता, इवन चश्मा लगा के भी नहीं आप इसको जो है वो देख सकते हैं। तो सेल इज सो टाइनी दैट इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। रॉबर्ट हुक करके बंदा था जिसने 1665 में 1665 के अंदर जो है वो सबसे पहले सेल को जो है वो डिस्कवर किया। उसने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो देखा। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो चीजों को मैग्नीफाई जो है वो कर देता है, मतलब छोटी चीज को जो है वो बड़ा दिखा के जो है वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। उसने जिस सेल का जो है वो खोज की तो वो कैसे बना था? तो उसने पेड़ का जो बाहर की छाल होती है उससे कॉर्क जो है वो मतलब जो है वो निकाला, और उस बार्क ऑफ द ट्री को जो है उसने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये जो सेल बार्क ऑफ द ट्री के अंदर प्रेजेंट है, छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करके पूरा का पूरा बार्क ऑफ द ट्री जो है वो हम लोगों के पास बना हुआ है। तो सेल जो है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज को जिंदा रखने के लिए, जिसका नाम जो है वो हम लोगों के पास क्या रहता है? लिटिल रूम्स जो है वो रहता है, छोटे छोटे कमरे। छोटे छोटे कमरे। द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट समवन हैज ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज थी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कि हमारी एक लिविंग बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारी लिविंग बॉडीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, जिससे मिलके जिसके फंक्शंस को एग्जीक्यूट करवा के जो है वो पूरी की पूरी लिविंग बॉडी जो है वो फंक्शन जो है वो कर रही है। तो वो पर्टिकुलर सेल जो है
वो हम लोगों के पास था। रॉबर्ट हुक 1665 में सेल को डिस्कवर करता है। और सबसे बड़ी बात है, इस सेल का दूसरा पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल जो है वो बोल देते हैं, वो भी रॉबर्ट नाम के बंदे ने ही इसको जो है वो डिस्कवर किया। नाम उसका था रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में जो है वो उस बंदे ने इस पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल था। ठीक है। दूसरा, लिविंग सेल्स, जो कि सबसे पहले जो है वो ल्यूनहॉक ने जो है वो डिस्कवर किए। ये इसने जो है वो बार्क ऑफ द ट्री से जो है वो सेल को डिस्कवर किया था, जो कि हम लोगों के पास एक डेड सेल्स से जो है वो मिलके बनी होती है। जबकि लिविंग सेल्स का सबसे पहले जो है वो 1674 में, इससे कुछ तकरीबन 11 साल बाद ही जो है वो एक साइंटिस्ट थे ल्यूनहॉक, उन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। स्लाइड का स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। मैं पीछे जो है वो हट जाता हूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों के पास जो है सबसे पहले एक थ्योरी को जो है वो हम लोगों के पास प्रपोज किया गया था, सेल थ्योरी को। सेल अब डिस्कवर हो गया, उसके पीछे आगे जो है वो कहानी बनानी पड़ेगी, ताकि लोग जो है वो हमें अंडरस्टैंड करें कि हम एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। तो कहानी क्या बनाई गई, वो जो है वो शेंडलेन और थियोडोर श्वान और रुडोल्फ विर्चो ने जो है वो सबसे पहले 4 पॉइंट्स दिए, जो कि सेल थ्योरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। उन्होंने क्या बोला, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, सारे के सारे जो है वो किस चीज से मिलके बने होते हैं, सेल से जो है वो मिलके बने होते हैं। सेल एक सबसे छोटी स्ट्रक्चर और फंक्शन की यूनिट है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसी से मिलके बने होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेल इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अकेला रहने की औकात है सेल्स की। आपने देखा होगा या कभी सुना होगा, एक अमीबा नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो होता है, जो कि एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है कि वो सिंगल सेल ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी जो है वो रखता है। अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को जो है वो अकेले खुद ही जो है वो कर सकता है। और सारे सेल्स, ये तो बहुत ही एकदम उम्दा पॉइंट था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने ये बोल दिया, भैया सेल जो है ना वो प्री एग्जिस्टिंग पिछले सेल से ही आया है, नई एग्जिस्टेंस उसकी नहीं हो रही। सारे नए सेल्स पुराने सेल्स के ही एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो सेल डिवीजन होके जो है वो बनते हैं। मतलब सारे सेल्स जो है वो पुराने सेल से ही बने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है, मदर और फादर का पुराना सेल उनकी बॉडी में तो काफी टाइम से प्रेजेंट है, उससे मिलके जो है वो बने हैं। ठीक है। और अमीबा है, वो 2 में डिवाइड हो रहा है, 2 आगे 4 में डिवाइड हो रहे हैं, 4 आगे जो है वो 8 में डिवाइड हो रहा है। तो सेल डिवीजन की एक एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू सारे सेल्स का नया पुनर्जन्म जो है वो होता है। लेकिन वही है, सेल बूढ़ा हुआ, 2 में डिवाइड हो गया, अमीबा के अंदर जैसे है, या ह्यूमन बींग्स के अंदर देखा जाए तो मदर और फादर के सेल ने मिलके जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रिपेयर किया, वो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उससे एक लंबा चौड़ा बड़ा मोटा हट्टा कट्टा ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो रहा है। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। लेकिन इसके अंदर देखो, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ठीक है। तो सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बने हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ना, ये विर्चो ने जो है वो सबसे पहले जो है वो बताया गया था। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। वायरसेस बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, ये समझ में ही नहीं आई आज तक जो है वो क्या है। अभी पीछे हम लोग जो है वो कोरोना वायरस के दौर से जो है वो निकल के गुजर रहे हैं, और हम लोगों को काफ़ी लेट जो है वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। सेल्स के अंदर एक और तरह का डिफरेंट सेल है जो कि वायरस है। वायरस एक बड़ा खतरनाक सी चीज़ है यार। ह्यूमन बॉडी के बाहर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एक डेड जो है वो चीज़ पड़ी हुई है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर आती है वो एकदम से एक्टिवेट जो है वो हो जाती है। ह्यूमन बॉडी के रिसोर्सेज को जो है एज ए रिसोर्स यूज करके बहुत सारी चीजों को उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करती है, खराब करती है। हमारी जो मेटाबॉलिज्म है या हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हो रही है, उन सबको जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। तो एक वायरस नाम की चीज है जो कि हम लोग सेल्स जो है वो कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इनका अपना न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एंजाइम्स नहीं होते, सेल से बहुत अलग है। बोला ना, इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली अगर बाहर कहीं पे पड़ा होगा, वायरस डेड है, जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वायरसेस में लागू नहीं होता, इसलिए वायरसेस जो है वो सेल्स हम लोगों के पास नहीं होते हैं। ये इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन जो आपको जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। सेल दे कैन नॉट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते लिविंग बॉडी के बाहर,
और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सेल्स के अंदर हम लोग कंसीडर नहीं करते, उनके एक यूनिक बिहेवियर की वजह से कुछ ग्रीन एल्गे बैक्टीरिया और कुछ जो है वो माउल्ड फंगी जो है वो हम लोगों को इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करते हैं, जो इन 4 पॉइंट्स को जो है वो सेटिस्फाई नहीं जो है वो कर रहे हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं। आगे जो है वो हम लोग बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हम लोगों के पास बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब वेरियस सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर, सेल्स को जो है वो उनके नंबर के बेसिस पे जो है वो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक हम लोगों के पास लेफ्ट साइड पे जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो होते हैं, और राइट साइड पे हम लोगों के पास जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सब लोगों को जो है वो इस चीज का मालूम ही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल से जो है वो मिलके बने हुए हैं, और ये भी जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटीज जो है वो रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा, यीस्ट, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास जो है, ये हम लोगों के पास एग्जांपल्स हो जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज को करने के लिए डिफरेंट तरह के सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, और पूरा का पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर क्योंकि जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए उसको जो है वो हम लोग मल्टी का मतलब है न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स जो है वो जिसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोगों के पास ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंगाई हो गए, फंगी हो गए, फूंगी हो गए, जो मर्जी बोल लो, जो आपको अच्छा लगता है उसको जो है वो बोलो, बस फंडा जो है वो समझ में आना चाहिए कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हैं, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद बेटा जी सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये शेप्स सेल्स की जो है वो किस चीज पे जो है डिपेंड करेंगे, बट ऑब्वियसली यार शेप है, मान लो बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, मैं पिचक गया, बाहर बहुत कम प्रेशर लग रहा है, मैं फूल गया, मेरे फंक्शन के ऊपर मेरे को दूर दूर तक कम्युनिकेट करना, तो मैं थोड़ा सा लंबा होकर जो है वो कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन या प्रेशर सेल्स की शेप जो है वो इंस्पायर होती है, जो है वो डिपेंड करती हैं। तो किस किस चीज पे जो है वो सेल की शेप्स जो है वो डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट है एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर पे जो है वो सेल की शेप्स जो है वो डिपेंड कर रही है। दूसरा हम लोगों के पास जो है वो फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द सेल, क्या फंक्शन जो है वो सेल ने परफॉर्म करना उस पर डिपेंड करती है। सेल्स ऑफ द साइज जो है वो बहुत छोटे से बहुत बड़े सेल्स तक जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां पे कुछ पर्टिकुलर नाम है जो आपको जो है वो अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, क्योंकि 1 मार्क के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। एक तो पीपीएलओ, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा भी इसको बोलते हैं। ये सबसे छोटा सेल जो है वो हम लोगों के पास एग्जिस्ट करता है, जो हमें नोन है। उसके बाद ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल जो है वो हम लोगों के पास होता है। और अगला पॉइंट नर्व सेल हम लोगों के पास जो है वो सबसे लंबा सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो नर्व सेल सबसे लंबा सेल है। पीपीओ माइक्रोप्लाज्मा जो है वो हम लोगों के पास सबसे छोटा सेल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके बाद हम लोग बात करें ऑस्ट्रिच के अंडे की, सबसे बड़ा सेल जो है, लार्जेस्ट सेल जो है वो हम लोगों के पास एग्जिस्ट कर रहा है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर जो है वो आपको क्लियर है, स्लाइड जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स को। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब बहुत सारा काम है, बहुत सारी मजदूरी है, लेकिन अकेला सेल जो है वो नहीं कर सकता, इसलिए इतने सारे काम को जो है वो बंदे रख के बांट देना इज द डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी जो है वो चल रही है, सोच रही है, खा रही है, बॉडी के अंदर से एक्सक्रीशन जो है वो हो रहा है, सांस ले रही है, सेल्स जो है वो ब्लड के बॉडी के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही है। इतनी सारी एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर सेल इतनी बड़ी बॉडी के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसलिए तरह तरह के बंदे लगा रखे हैं भाई काम करने के लिए। इसी को हम लोग जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं भाई। सांस रखने वाले, सांस लेने वाले, उसको मैनेज करने वाले, लंग्स के बंदे जो है वो लगे हुए हैं, खाने को हजम करने वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम के बंदे जो है वो लगे हुए हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो करने वाले, नर्वस सिस्टम के बंदे जो है वो लगे हुए हैं, एक्सक्रीशन के बंदे जो है वो लगे हुए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के जो है वो अलग अलग
बंदे जो है वो लगे हुए हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, अलग अलग सेल्स जो है वो उस तरह का काम जो है वो कर रहे हैं। तो इतनी सारी बड़ी मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी के सारे काम जो है वो करने के लिए डिवीजन हो रखी है लेबर की डिवीजन, मतलब काम की जो है वो डिवीजन हम लोगों के पास हो रखी है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जो डिफरेंट सेल्स को टास्क्स बांटना, ताकि वो एफिशिएंटली जो है वो वर्क कर सके और बॉडी की डे टू डे एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल कर सके, बॉडी अच्छे से जो है वो जी सके उन पर्टिकुलर सेल्स की एक्टिविटीज के कारण, उसको हम लोग जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर जो है वो हार्ट है जो बॉडी को पंप कर रहा है, ब्रेन जो है वो सोचने का काम कर रहा है, स्टमक जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। और उसके बाद देखा जाए डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इवन सिंगल सेल्स के अंदर भी देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि डिवीजन ऑफ लेबर इज अ टास्क ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो डिवीजन ऑफ लेबर सेल के अंदर भी तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ये सेल इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो है जितने भी सेल के पार्ट्स हैं 8-10 तरह के हम लोगों के सिलेबस में, हर तरह का काम जो है वो अलग अलग पार्ट को असाइन है, इवन सेल के अंदर भी। तो ये सारा का सारा काम जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर का हम लोगों के पास जो है वो होता है। उसके बाद बात करें, हर एक सेल जो है वो ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन को जो है वो कर रही है, नए सब्सटेंसेस को बना रही है, पुराने सब्सटेंसेस को जो है वो बॉडी से रिमूव कर रही है। सारे के सारे काम का बटना को ही हम लोग जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बोल देते हैं। इसके अंदर नोट में देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनेलीज नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन और व्हाट दे आर फाउंड इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेल के अंदर काम तो बट ही रहा है, ठीक है। अब सेल के अंदर एक पर्टिकुलर सेल के अंदर के काम की बात हो रही है। देखो सेल का यूजुअली एक ही तरह का काम रहता है, तो जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब सेल के अंदर के पार्ट्स हैं, वो यूजुअली सेम ही होते हैं सब जगह पे। कुछ छोटा मोटा डिफरेंस जो है वो उनके अंदर जो है वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है। वो स्पेशलाइज्ड होते हैं एक सर्टेन तरह के फंक्शन को जो है वो करने के लिए, लेकिन उस फंक्शन को करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी सिस्टम चाहिए, वो यूजुअली हर एक सेल का जनरेट करने का तरीका जो है वो सेम है। इसलिए सेल के कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो यूजुअली एक जैसे ही जो है वो होते हैं। एक बार इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछ लिया जाता है। बहुत ही बेसिक सवाल है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी सेल की जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू तो क्या होगा। ऑब्वियसली यार सेल की अगर ऑर्गेनाइजेशन ही डिस्ट्रॉय कर दोगे तो सेल थोड़े दिन में जो है वो मर जाएगा, क्योंकि जो बेसिक एक्टिविटीज करने के लिए वो बना हुआ है वो बेसिक एक्टिविटीज तभी हो सकती है जब उसके अंदर प्रॉपर कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, प्रॉपर सामान जो है वो प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। अगर वो सामान ही हम लोगों ने जो है वो निकाल लिया एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहा था, ऑब्वियसली सेल किस काम का रहेगा, सेल थोड़े टाइम में जो है वो मर जाएगा, क्योंकि जो बेसिक एक्टिविटीज उस सेल को जिंदा रखने का काम कर रही है वो भी डिस्ट्रॉय जो है वो हो चुकी है। तो सेल जो है वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा और कुछ टाइम के बाद जो है वो सेल के मरने की संभावना नहीं हो, पक्का जो है वो मर जाएगा। ये आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद बेटा जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम लोगों के पास जो है वो रहता है ये कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो है वो हम लोगों के पास क्या डिफरेंस है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस के अंदर जो है वो टीचर्स इसको यूजुअली पूछ लेते हैं। तो प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो एक स्पेशल तरह की कवरिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग जो है वो सेल वॉल बोलते हैं। इसको डिटेल में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पूरी की पूरी सेल ऑर्गेनेली जो है वो हम लोगों के पास इस पे प्रेजेंट है। जनरली जो है वो एक ही तरह का काम रहता है प्लांट्स के अंदर, तो सेल्स की शेप कोई बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रही है, ठीक है। और लार्ज साइज के होते हैं एनिमल सेल से प्लांट का सेल जो है, प्लास्टिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर या बाकी कलरिंग प्रोवाइड करने के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। और इसके अंदर परमानेंट और बड़े साइज के वैक्यूल्स क्या होता है ये भी हम लोग जो है वो सेल ऑर्गेनेलिज्म में डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जो स्टोरेज करने का काम जो है वो हम लोगों के पास कर रहा, तो यूजुअली ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद बहुत सिंपल यूनिट्स जैसे गोल्जी अपरेटस जो है उसको हम लोग डिक्टोसोम्स बोलते हैं, ये इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट हमारे पास होता है। तो प्लांट के अंदर जो गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है उसका ये डिक्टोसोम्स जो है वो उसका नाम जो है वो होता है। अब एनिमल सेल्स की बात जो है वो हम लोग कर लेते हैं। तो एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो सेल वॉल की जरूरत नहीं होती है, इरेगुलरिटी रहती है इसकी शेप्स के अंदर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स तरह का काम जो है वो यूजुअली एनिमल्स के अंदर जो है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनिमल्स यूजुअली रहते हैं, तो इसलिए बहुत इरेगुलर शेप के डिपेंडिंग ऑन द क्या फंक्शन वो कर रहे हैं सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्मॉल जो है वो वैक्यूल्स
स्मॉलर इन साइज देन द एनिमल सेल्स, यहाँ पे होना चाहिए लार्जर इन साइज देन द एनिमल सेल्स, स्मॉलर इन साइज देन द, ये इस पर्टिकुलर जगह पे आना चाहिए कि प्लांट सेल से ये पर्टिकुलर सेल्स जो है वो स्मॉलर है। प्लास्टिड्स जो है वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं, यूग्लिना को जो है वो छोड़ के इसके अंदर जो है वो प्लास्टिड्स होते हैं। बाकी नॉर्मली जो है वो क्लोरोफिल्स की जरूरत जो है या क्लोरोप्लास्ट की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। वैक्यूल्स जो है वो थोड़े छोटे साइज के जो है वो होते हैं, टेम्परेरी है, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। और गोल्जी अपरेटस जो है वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट जो है वो यूजुअली प्रेजेंट जो है वो रहता है। ठीक है, तो आपको जब भी डिफरेंसेस लिखने आए तो आप ये 5 पॉइंट्स जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। ठीक है, ये एक्सेप्शन देने की ज़रूरत चाहे नहीं है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ में इसके बारे में जो है वो ज़्यादा जिक्र नहीं हो रखा, तो आप जो है वो छोड़ भी सकते हो। तो ये 5 पॉइंट्स जो है वो आप प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के लिए लर्न जो है वो कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जो है वो इसका आप लोग ले लें और हम लोग जो है वो फिर नेक्स्ट आगे जो है वो मूव कर रहे हैं। अब जो है वो हम लोग सेल ऑर्गेनेलिज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों के पास क्या रहता है, ये सेल का बिल्कुल बाहर वाला जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों के पास होता है। इसके अंदर सेल की सारी डिफरेंट चीज़ें, चाहे वो न्यूक्लियस है, चाहे वो साइटोप्लाज्म है, और तरह तरह के जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो इस पर्टिकुलर कवरिंग के अंदर ही जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी सेल की, जो कि सेल के कंटेंट को, सेल के सामान को जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है वो क्या करती है, अलग करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से जो है वो अलग करके डिफरेंशिएट जो है वो कर रही है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों के पास जो है वो रहती हैं। ये बहुत थिन होती है, वॉल जो है वो इलास्टिक होती है, और सम सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कैन फ्रीली मूव थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर से ऑक्सीजन, क्योंकि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सेल की, वो अंदर जा सकती है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल रहता है इसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर जो है वो जा सकता है। जब भी सेल को रिक्वायरमेंट हो वाटर की तो सेल जो है वो वाटर ले सकता है। इसके अंदर ज़्यादा वाटर हो जाए तो सेल जो है वो वाटर को छोड़ सकता है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं सेल की एक्टिविटीज़ को जो है वो मैनेज करने के लिए, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस इन एंड आउट इसके अंदर फ्रीली जो है वो हो सकते हैं। इसीलिए इसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल। परमिएबिलिटी का मतलब हम लोगों के पास क्या होता है कि उसके अंदर से चीजें जो है वो आ जा सकती हैं, इजीली जो है वो मूव किया जा सकता है क्रॉस द वॉल। इसीलिए इसको सेमी परमिएबल बोलते हैं, क्योंकि जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है ना वो इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। मान लो एक सब्सटेंस है ए, उसकी जरूरत सेल को नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन विल नॉट अलाउ दैट पर्टिकुलर ए सब्सटेंस टू एंटर द सेल। और ऐसी कोई सब्सटेंस है बी इसके अंदर प्रेजेंट है, इसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल को जो है वो जरूरत है, तो इट विल नॉट लेट बी गो आउट ऑफ द सेल। तो वो अलाउ नहीं करेगा कि बी जो है वो सेल के बाहर की साइड पे जो है वो मूव कर जाए। तो ये चीज जो है वो आपको अंडरस्टैंड करनी है। और सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी होती है, 1 मार्कर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिपिड्स और प्रोटीनियस सब्सटेंसेस जो है वो हम लोगों के पास होते हैं, मतलब फैट्स और प्रोटीन से मिले हुए सब्सटेंसेस हैं, जिस पर्टिकुलर को मिला के जो है वो हम लोगों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इस चीज को मैंने जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग जो है वो इसके फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस हम लोगों के पास क्या है, देखो इसने पूरा का पूरा सेल को जो है वो पैक किया हुआ है, तो पूरी की पूरी शेप्स को मेंटेन करने का काम जो है वो हम लोगों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि सेल जो है वो बचा रहे। ऐसे नहीं है कि बाहर से कोई भी चीज आई और सेल को जो है वो अंदर से खराब कर गई। तो एक कवरिंग है जो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को बचाने के लिए। सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस ही इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो जा सकते हैं। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस इसके ना अंदर जा सकता है और ना ही यूजफुल सब्सटेंस इसकी बॉडी से जो है वो बाहर निकल सकता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों है, ये एक बार फंक्शंस का स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लिया होगा, मैं जूम कर रहा हूं। और आगे जो है वो अगर हम लोग देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि
ये एंट्री और एग्जिट सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस का एंट्री और एग्जिट जो है वो अलाउड है। सारे सब्सटेंसेस की एंट्री नहीं हो सकती, सारे सब्सटेंसेस का एग्जिट नहीं हो सकता, इसलिए कुछ ही सब्सटेंसेस है जिनको जो है वो अलाउ किया जाता है ताकि सेल का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो मेंटेन किए जा सके। इसलिए हम लोगों के पास इसको जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल हम लोग बोल देते हैं। तो क्यों? क्योंकि इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल, आउट द सेल, इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस, देयरफॉर इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद आता है क्या ऐसा प्रोसेस है जिससे सब्सटेंसेस जो है वो इन एंड आउट जो है वो सेल के जा रहे हैं। तो एक तो प्रोसेस रहता है हम लोगों के पास डिफ्यूजन का, जिससे अभी ये सब हम लोग देखने वाले, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, सारा क्या रहता है, ये एंट्री और एग्जिट है सेल से। अब क्या क्या होते हैं, किस किस कंडीशन में होते हैं, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, सब हम लोग जो है वो इसी लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, बस ये आप आंसर्स की फॉर्म में जो है वो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो, फिर हम लोग जो है वो इसमें आगे मूव करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जूम कर रहा हूं, आपको जो है वो क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के पास क्या है, डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस रूम में जो है वो परफ्यूम जो है वो छिड़क दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, परफ्यूम बहुत फास्ट ट्रैवल करेगा एंड इट विल गो टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द वॉल। तो बहुत तेजी से मूव करके सारे के सारे कमरे में जो है वो फैलने का काम जो है वो करेगा। इसको आपने चैप्टर 1 केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ रखा है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, तो परफ्यूम उसके ऊपर बैठ के सारे कमरे में जो है वो फैल रहा है। दैट इज डिफ्यूजन हम लोगों के पास जो है वो होता है। तो डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की एक रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से, क्योंकि देखो यहां पे अगर मैंने परफ्यूम छिड़का, दिस रीजन हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, जो कि इस मॉलिक्यूल ऑफ एयर्स पे बैठ के पूरे के पूरे कमरे में जो है वो फैल रहा है, उसको हम लोग जो है वो डिफ्यूजन बोल देते हैं। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब चीजें जो है वो मूव करती हैं, तो हम लोग जो है वो डिफ्यूजन उसको बोलते हैं। तो डिफ्यूजन जो है वो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को जो है वो हेल्प करता है सेल्स के अंदर जो है वो जाने आने में। तो इसको आप अंडरस्टैंड कर लो। ये देखो, ये मान लो इधर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इधर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लेस है, इधर हाई है। तो क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर जो है वो एंटर कर जाएगी। अब दूसरा केस देखो, मान लो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाली जगह से वो कहां मूव कर जाएगी, जहां पे कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो दिस इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है, फ्रॉम वेयर द सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, उसको जो है वो हम लोग डिफ्यूजन बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल डिफ्यूजन्स के जो है वो आप लोगों को समझ में आ गए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों के पास दो तरह का यूजुअल ट्रांसपोर्ट जो है वो रहता है। ट्रांसपोर्ट, वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा हम लोगों के पास जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट हम लोगों के पास क्या है, इस चीज को जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट से जो है वो हम लोग शुरू करेंगे। तो डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू द सब्सटेंस इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्या यार ये सेल हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, इतना कंफ्यूजन है यार, इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। ये बॉल है, यहां पड़ी है, यू सिंपली ड्रॉप इट, छोड़ दिया आपने, यहां पर अपने आप से नीचे गिर जाएगी। यू नीड नॉट टू पुट एनी एफर्ट इन मेकिंग इट डाउन, या नीचे उठा के लेके जा नहीं रहे हो आप, अपने आप जा रही है, वो अपने आप एक्टिविटी हो रही है। दैट इज अ स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी विच इज अकरिंग, जो अपने आप होने वाली एक्टिविटी है। इसमें कुछ भी आपका एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, ये सारी की सारी एक्टिविटी अपने आप होने की टेंडेंसी जो है वो हम लोगों के पास रख रही है। तो दिस इज कॉल्ड पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट। वी नीड नॉट टू पुट एनी काइंड ऑफ एनर्जी टू लेट दिस मूवमेंट हैपन। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोगों के पास क्या होता है, इफ वी हैव टू पुट अ बॉल फ्रॉम हेयर to this particular point, then we need to apply some energy, हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी ताकि हम लोग जो है वो यहां से बॉल को उठा के इस पर्टिकुलर जगह तक जो है वो लेके जा सके। तो सम एक्सटर्नल एनर्जी नीड्स टू बी इन्वॉल्व। तो
तो वहां पे एक्टिव एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए, दैट इज द एक्टिव मूवमेंट। अब यही चीज है यहां पे पैसिव मूवमेंट क्या है, देखो डिफ्यूजन इज अकरिंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये अपने आप हो रहा है भाई, अपने को कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहां पे फिस फिस करो, सारे कमरे में जो है फिस फिस फैल सकती है। लेकिन अगर अपने को सारे कमरे से फिस फिस इकट्ठी करनी है और एक ही जगह पे लेके आनी है, फिर मुश्किल है, फिर आपको जो है वो कोई ना कोई मशीनरी या कोई ना कोई प्योरीफायर या कोई ना कोई सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि सारी की सारी चीजों को सक करके एक पर्टिकुलर जगह पे जो है वो लेके आ रहा है। इवन वो वैक्यूम पंप भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर करने में, उल्टा चलने में हम लोगों के पास जो है वो एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी। इसीलिए अपने को जो है जहां पे एनर्जी लगानी पड़ रही है ट्रांसपोर्ट के अंदर, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो अपने आप हो रहा है वो पैसिव है। अपने आप कौन सा होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपने आप होने वाली कैपेबिलिटी जो है वो रखता है, और लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एनर्जी दे के ही होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो है वो क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। नेक्स्ट जो है वो बेटा जी हम लोग ऑस्मोसिस जो है वो समझने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है हम लोगों के पास। ये डिफ्यूजन से मैं आपको फंडा जो है वो इसका समझा देता हूं। तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के अंदर यूजुअली आपको क्या चीज जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। तो इसके अंदर ना दो सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहले आप एक चीज देख लो, यहां पे जैसे मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया ए और दूसरा सॉल्यूशन ले लिया बी। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से कुछ सब्सटेंसेस जो है वो अलाउ हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे एंटर करने में, जिसका नाम हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हम लोगों के पास कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो होती है। मान लो ये सॉल्यूशन जो है वो उसके अंदर सॉल्यूट कम प्रेजेंट है और सॉल्वेंट ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे, एक लो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, और ये जो है वो हम लोगों के पास एक हाई कॉन्सेंट्रेशन का जो है वो सॉल्यूशन है। तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया। लो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब जो हमने सॉल्यूट डाल रखा है वो कम है, अगर सॉल्यूट इसमें कम है तो पानी इसमें ज्यादा होगा। तो पानी का जो मूवमेंट है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस जो है वो बोल देते हैं। तो लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हम लोगों के पास क्या होता है, जहां पे सॉल्यूट कम मात्रा में प्रेजेंट है, इसका मतलब पानी ज्यादा था, पानी ज्यादा मात्रा में होगा तभी सॉल्यूट उसमें कम मात्रा में। हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और पानी हम लोगों के पास जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन से वाटर का जो मूवमेंट है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हम लोगों का होना ही एक प्रोसेस है जिसको हम लोग ऑस्मोसिस जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो है वो आपको क्लियर है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो है वो मैं आपको चीजें जो है वो समझा देता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो। अब इसकी डेफिनेशन से हम लोग जो है वो चीजों को देखते हैं। तो यहां पे क्या जो है वो हो रखा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू द रीजन ऑफ द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कहां पे होगी, जहां सॉल्यूशन की लो कॉन्सेंट्रेशन होगी। देखो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। देखो पानी हाई से लो ही मूव कर रहा है ऑस्मोसिस के अंदर, लेकिन हाई जहां पे वाटर है, पानी जहां पे ज्यादा है, वहां कंसंट्रेशन किस चीज की, सॉल्यूट की कमी होगी। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मतलब हाई वाटर, और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मतलब लो वाटर। तो पानी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ही मूव कर रहा है, लेकिन पानी जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ मूवमेंट जो है वो हो रहा है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होना ही हम लोगों के पास ऑस्मोसिस जो है वो हो जाता है। तीन तरह का जो है वो आपको, दो तरह का बेसिकली इसको जो है वो आपको समझना है। एंडोस्मोसिस जिसमें पानी जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। एंडो आण दो, आण दो, एंडो आण दो, आण दो, कहां आने दो, सेल के अंदर आण दो। तो सेल के अंदर जो वाटर आ रहा है दैट इज एंडोस्मोसिस। एक्सो का मतलब वैसे ही होता है रिलीज करना किसी चीज को। तो एक्सोस्मोसिस मतलब जब सेल से पानी बाहर की साइड पे जो है वो जा रहा है, उसको हम लोग जो है वो
एक्सोऑस्मोसिस जो है वो बोल देते हैं। अब इस एक और टर्म है इसके अंदर, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये ऑस्मोसिस से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसको जो है वो मैं आपको कैसे समझाता हूं और फिर दोबारा से इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पे आता हूं। यहां पे ना अमीबा की बात जो है वो हो रही है, ठीक है। अमीबा के सामने जो है वो हम लोगों के पास फूड का वैक्यूल आया। अमीबा ने अपनी बॉडी की शेप को इस तरीके से चेंज कर लिया कि उसने पूरे के पूरे फूड को जो है वो सराउंड कर लिया। यहां पे फूड को जो है वो पूरा का पूरा सराउंडिंग जो है वो हो चुकी है और अमीबा ने फूड को इंजेस्ट कर लिया, मतलब अंदर की साइड पे जो है वो फूड उसकी बॉडी में चला गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस सेल सूडोपोडिया मतलब नकली हाथ, सूडो का मतलब होता है नकली हाथ जो है वो निकल के आए, जिसने पूरे के पूरे फूड के मॉलिक्यूल को जो है वो सराउंड कर लिया, एक वैक्यूल जो है वो बन गया और फूड जो है वो इंजेस्ट हो गया, मतलब बॉडी के अंदर जो है वो चला गया। इसी प्रोसेस को जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट के उसके अंदर से चीजें जो है वो बड़े पार्टिकल सॉलिड जो है वो निकल रहे हैं, उसको हम लोग जो है वो एंडोसाइटोसिस बोल देते हैं। अब मैं फिर से इसकी डेफिनेशन पे जो है वो जाता हूं, फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा जो है वो आपको मैं समझा दूंगा। तो यहां पे देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे वो फूड के पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जिस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और यूजुअली अमीबा जो है वो इस तरह की एक्वायरिंग जो है वो फूड के पार्टिकल्स की जो है वो करता है, जहां पे सूडोपोडिया जो है वो उसके आते हैं और फूड जो है वो एनगल्फ हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से जो है वो अमीबा इसको इंजेस्ट जो है वो कर रहा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अमीबा जो है वो फॉलो करता है उसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके अंदर फूड इंजेस्ट हो रहा है, फिर डाइजेस्ट हो रहा है और बॉडी से जो है वो बाहर निकल रहा है। इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है, मुंह नहीं होता अमीबा का, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ना ही जो है वो अमीबा के अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट है, एक ही जगह से एंटर कर रहा है, एक ही जगह से फूड जो है वो एग्जिट कर रहा है। दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जो है वो हम लोगों के पास बॉडी के अंदर अमीबा की जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक और टर्म है एंडोसाइटोसिस, यूजुअली दो टाइप का है, ठीक है। इन्होंने फूड के बेसिस पे, उसकी स्टेट के बेसिस पे, अगर तो सॉलिड फूड है तो उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस जो है वो बोल देते हैं, मतलब एंडोसाइटोसिस की ही टाइप है एक फैगोसाइटोसिस। जब फूड का पार्टिकल जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर को हम लोग जो है वो अपने पास फैगोसाइटोसिस जो है वो बोल देते हैं। और जब फूड हम लोगों के पास जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है तो उसका नाम हम लोगों के पास पिनोसाइटोसिस जो है वो हम लोगों के पास होता है, ठीक है। पिनो मतलब लिक्विड से है, ठीक है। तो नाम याद रहेगा, फैगो इज फॉर द सॉलिड्स, पिनो इज फॉर द लिक्विड स्टेट्स, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट वाला जो फूड एनगल्फ कर रही है बॉडी, उसको पिनोसाइटोसिस जो है वो हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो इसका ले लिया होगा। आगे जो है वो हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पर्टिकुलर, हम लोगों के पास जो है जो समझनी है, ठीक है, अपने को। और मैं जो है वो इसको कहाँ समझाऊँ, मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, फिर एक एक करके सारी चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो पहले तो मैं फंडा समझा देता हूँ इसका। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस मतलब क्या है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक सॉल्यूशन ए एक सॉल्यूशन बी जो है वो हमने सेपरेट आउट कर दिए। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ए और बी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पहले केस में ले रहा हूं मैं, क्या है, सेम है। सेम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जितना पानी और सॉल्यूट यहां पे है उतना ही पानी और सॉल्यूट मेरे पास ए वाली साइड पे जो है वो प्रेजेंट होगा। अब इस चीज में होगा क्या, पानी जो है वो मैंने क्या बोला, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मूव कर रहा है, या हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ जो है मतलब आप एक ही चीज से याद रखो, ऐसे बार बार कंफ्यूजन जो है वो होगा। जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी, जहां कम पानी है वहां पे मूव करना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। अब पानी मैंने बोला दोनों जगह बराबर है, तो क्या होगा, कुछ पानी यहां से यहां जाएगा, कुछ पानी यहां से यहां जाएगा, लेकिन ये इक्वल अमाउंट में जाएगा, इक्वल अमाउंट में जाएगा, जिससे नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर जो है वो हो रही है। जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल्स पानी के इधर चले गए और दो मॉलिक्यूल्स ही पानी के इधर चले गए, नेट रिजल्ट जो है वो बराबर रहा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं,
आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो है वो बोल देते हैं, जिसमें नेट मूवमेंट नहीं देखने को जो है वो मिल रही है, उसको हम लोग जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोल देते हैं। अब दूसरा सॉल्यूशन है वो क्या कि मान लो ए के अंदर पानी ज्यादा है और बी के अंदर पानी कम है, तो क्या होगा, ए के अंदर से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मान लो 12 गए, बी के अंदर से 2 ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो मैं रब कर रहा हूं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो 12 मॉलिक्यूल्स का इधर जाना ये एक और टाइप है, जब ए से बी की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। और दूसरी टाइप है जब बी में पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ए की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। एक तो हो गया मॉलिक्यूल्स नेट मूव नहीं कर रहे हैं, एक कैटेगरी ये होगी। एक कैटेगरी होगी मॉलिक्यूल्स जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रहे हैं, ए से बी मूव कर रहे हैं। एक कैटेगरी होगी मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, बी से ए मूव कर रहे हैं। तो 3 तरह के बेसिक ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक, एक को बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक, एक को बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक, ठीक है। इसका ना मैं बेस्ट एग्जांपल आपके सामने प्रैक्टिकल जो है वो अगर मैं देखूं ना, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, मैं इस चीज को जो है वो आपको समझाता हूं, लेकिन इसको आप पहले देख ही लो, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों ने जो है वो, तू चल भाई ऊपर और तू आ जा मेरे पास। ये सेल किशमिश देखिए आपने, सोगी बोलते हो जिसको या किशमिश बोल देते हो, ठीक है। तो ये एक ड्राई फ्रूट है, ठीक है। यूजुअली इस पर्टिकुलर शेप का जो है वो हमारे पास होता है। पानी में डाल दो इसको, क्या होगा, सुबह तक ये फूल जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। अगर इतने साइज की थी तो इतने साइज की जो है वो हो जाएगी, क्योंकि वाटर इसके अंदर जो है वो एंटर कर जाता है, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जहां पे बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल से, सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, पानी बाहर से सेल के अंदर एंटर करेगा। ऐसे सॉल्यूशन को जहां सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो है वो हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, हमारे पास सेल जो है वो पानी से बाहर की साइड पे एग्जिट मारेगा, जिससे यहां पे तो स्वेलिंग हो रही है, सेल जो है वो फूल रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, सेल जो है वो हम लोगों के पास क्या करेगा, श्रिंक करेगा। और ऐसी कैटेगरी को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो इसको हम लोग अपने पास बोल देंगे हाइपरटोनिक। और ये हम लोगों के पास कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो होगा। इसको हम लोग डिटेल में जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट्स जो है वो देखने को नहीं मिल रही, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक में डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स जो है वो हम लोगों के पास होती हैं। तो दो एक्वस सॉल्यूशंस को अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग कर दिया जाए उसको हम लोग ऑस्मोटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें पहली कैटेगरी आइसोटोनिक है, जिसके अंदर सेम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रहती है। सेल को अगर प्लेस कर दिया जाए तो उसकी साइज शेप के अंदर कोई भी चेंज जो है वो नहीं आता। जैसे मैंने अभी बताया, 2 मॉलिक्यूल्स ए से बी में गए और 2 ही मॉलिक्यूल्स बी से ए के अंदर जो है वो एंटर कर रहे हैं, तो नेट रिजल्ट जो है वो नहीं देखने को मिल रहा, कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास सेल जो है वो ना तो स्वेल कर रहा, ना ही सेल जो है वो श्रिंक कर रहा। तो देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर जो है वो हम लोगों के पास होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका एग्जांपल बताओ, तो याद रखो ये जो 0.9% का सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, ये हमारी सेल, ह्यूमन सेल के साथ आइसोटोनिक है। मतलब ह्यूमन सेल के अंदर भी सेम ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई नेट मूवमेंट होती है, क्योंकि ना तो सेल श्रिंक कर रहा ना ही सेल जो है वो स्वेल कर रहा, तो क्या नेट पानी उसके अंदर जा रहा है, मूवमेंट हो रही है वाटर की? यस, मूवमेंट हो रही है वाटर की, लेकिन जितना पानी एंटर कर रहा है उतना ही पानी हम लोगों के पास जो है वो लीव कर रहा है, जिससे नेट रिजल्ट वाटर के लीव करने का टोटल 0 जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है, जिससे कोई भी पानी जो है वो नेट मूव नहीं करता, लेकिन पानी मूव कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना था। नेक्स्ट देखो, हम लोगों के पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जहां पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बाहर सेल की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। जैसे मैंने बताया आपको, किशमिश मैंने पानी के अंदर जो है वो रख दी, थोड़ी देर के बाद किशमिश जो है वो क्या कर जाएगी, स्वेल जो है वो कर जाएगी, क्योंकि किशमिश के अंदर
वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहां पे किशमिश इज सेल, सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोगों के पास ज्यादा है, जिससे फाइनली होगा क्या, पानी जो है वो सेल के अंदर वाली साइड पे एंटर करेगा, जिससे किशमिश जो है वो थोड़ी सी स्वेल कर जाएगी, स्वेल करने के बाद जो है वो किशमिश फूल जाएगी। इस प्रोसेस को जिसके अंदर पानी जो है वो एंटर कर रहा है एंडोसाइटोसिस जो है, या एंडोऑस्मोसिस जो है, सॉरी एंडोसाइटोसिस नहीं, एंडोऑस्मोसिस जो है वो हम लोग बोल देंगे। और पानी एक लिमिट तक एंटर करता है और उसके बाद जो है वो सेल बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोगों के पास क्या होता है, मैंने वही बताया था, सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, जिससे क्या होगा, पानी सेल के अंदर से पानी सेल के बाहर वाली साइड पे जो है वो हम लोगों के पास मूव करेगा, जिससे सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, सेल के अंदर से पानी जो है वो निकल जाएगा, और हम लोगों के पास ऐसे सॉल्यूशंस को जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो है वो बोल देते हैं। और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल यहाँ पे जो है वो दे रखा है, 1.25% सॉल्ट सॉल्यूशन और 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है वो मैमल्स के सेल के साथ जो है वो हाइपरटोनिक रहता है। ये यूजुअली आपको जो है वो समझना था, मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ। इसके बाद बेटा जी हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस तो भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ही है, क्योंकि ऑस्मोसिस के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है वो सारा का सारा मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है, जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन पानी से पानी लो कॉन्सेंट्रेशन जहां पे वाटर की है उस डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है, जबकि डिफ्यूजन के अंदर पार्टिकल जो है वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ऑस्मोसिस में सिर्फ यूजुअली पानी के ही मूवमेंट को जो है वो बताया गया, और वो मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होना चाहिए। इस तरह का कोई भी कांस्टेंट डिफ्यूजन के अंदर जो है वो नहीं होता, वो लिक्विड्स में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है। ऑस्मोसिस सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बिना नहीं होता, और इसमें सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, जबकि यहां पे मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो हो रहे हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिल्कुल भी रिक्वायर्ड जो है वो नहीं है। 3 मार्क्स के अंदर जो है वो यूजुअली डिफरेंस पूछा जाता है, मैं ज्यूम कर रहा हूं आपको जो है वो क्लियर है। इसके बाद हम लोग जो है वो सेल वॉल के बारे में जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। भगवान ने जो है वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो दे रखी है नेचर ने, क्योंकि पता है उनको प्लांट्स का ख्याल जो है वो बहुत ज्यादा रखना पड़ रहा है। लेकिन आजकल इंसान जो है वो बिल्कुल भी प्लांट्स का ख्याल नहीं रखता, पेड़ों को काटते रहते हैं। लेकिन ठीक है, नेचर जो है सबका बदला लेगी फैजल। ये हो गया हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाहर एक कवरिंग, स्पेशल कवरिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर यूजुअली जो है वो देखने को मिलती है। इस स्पेशल कवरिंग का नाम जो है वो हम लोगों के पास क्या रहता है, सेल वॉल जो है वो हमारे पास रहता है। तो प्लांट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, उसके अलावा प्लांट्स को जो आउटर साइड से जो है वो कवर कर रहा है वो हम लोगों के पास एक सेल वॉल जो है वो होती है। तो ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है जो कि यूजुअली किस चीज से जो है वो बना होता है, सेलुलोज से जो है वो मिलकर बना होता है। सेल वॉल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ये पोरस है और फ्रीली परमिएबल है, क्योंकि देखो इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल है। हम लोग जो वो पढ़ चुके हैं, मतलब वो डिसाइड करेगी कौन सा सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर एंटर करेगा और कौन सा सब्सटेंस जो है वो सेल से लीव करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली ये काम जो है वो कर रही है। लेकिन ये जो सेल वॉल है ये उस झंझट में नहीं पड़ रही। इसका मेन काम है प्लांट के सेल को जो है वो मैकेनिकल इंजरीज से जो है वो प्रोटेक्ट करना, बर्स्टिंग से जो है वो सेल को बचाना। तो इसलिए ये फ्रीली परमिएबिलिटी जो है वो इसके अंदर से रहती है, कोई भी इसके अंदर से आ जा जो है वो सकता है, कोई दिक्कत जो है वो नहीं रहती। सेल वॉल फ्री मूवमेंट्स जो है वो परमिट कर रहा है इन एंड आउट ऑफ द सेल इस मेम्ब्रेन के थ्रू। एब्सेंट है एनिमल सेल्स के अंदर जो है ये नहीं प्रेजेंट होती है। और ड्यूरिंग द एंडोसाइटोसिस द एनिमल सेल्स में बर्स्ट। तो एंडोसाइटोसिस के टाइम पे क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं होती है तो कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि वो सेल जो है क्योंकि उसका प्रोटेक्शन कम है तो वो बर्स्ट भी कर सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है प्लांट सेल्स का, कुछ बैक्टीरियाज और फंगल सेल्स के अंदर भी जो है ये देखने को मिलता है। उसके बाद सेल वॉल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फंगी की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जिसको हम लोग काइटिन जो है वो बोल देते हैं, शायद इसमें नहीं गिवन है। The cell walls is a characteristic structure of fungi and is composed of mainly glucans, chitin and glucoproteins। ठीक है, तो फंगी की जो सेल वॉल है
वो मेनली ग्लूकैन्स, काइटिन और ग्लाइकोप्रोटीन्स से जो है वो मिलके बनी रहती है। अब हम लोग जो है वो मेन इसका फंक्शन देखते हैं कि इनका फंक्शन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है। तो फंक्शन क्या है, देखो ये प्रॉपर शेप में मेंटेन करके रखती हैं, प्रोटेक्शन है मैकेनिकल इंजरीज के थ्रू, और जो भी सेल के अंदर अगर जैसे मान लो एक सोचने वाली बात है, सेल के अंदर बहुत सारा पानी हो गया तो उसको पता है कि ये बाहर एक लेयर लगी हुई है जो सेल को फटने नहीं देगी, तो बर्स्टिंग इन केस ऑफ एक्सेस लॉस को प्रिवेंट कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है बर्स्ट होने से अगर वो एक्सेस इनटेक जो है वो कर रहा है। मतलब मेन सेल फट ना जाए, सेल जो है उसका मेन फंक्शन वही है कि उस चीज से जो है वो सेल को प्रिवेंट करना है। ठीक है, हाउ सेल वॉल प्रिवेंट बर्स्टिंग, तो वो क्या करती है, ऑब्वियसली सेल वॉल के अंदर मान लो पानी भर रहा, तो सॉरी सेल के अंदर पानी भर रहा, सेल वॉल क्या कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो है वो एक प्रेशर मेंटेन करता है, कैंसल आउट करता है और वो बर्स्टिंग से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग द प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल एक्सर्ट्स इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर। ये सिंपल सी बात है, ये देखो इसके अंदर पानी भरते जा रहे हैं, इसके बाहर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है जो ये पानी का जो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर रही है और उसको बर्स्टिंग से जो है वो हम लोगों के पास बचाती है। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये सेल वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है। अब इसके अंदर एक टर्म है हम लोगों के पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। लिसिस का मतलब हम लोगों के पास जो है वो तोड़ना हो गया या ब्रेक करना हो गया, तो प्लाज्मोलिसिस मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक होना। तो जब भी प्लांट जो है वो पानी को लूज करता है एक ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो प्लांट ने वाटर को लूज कर दिया, अब प्लांट के सेल के अंदर वाटर कम है तो सेल क्या कर जाएगा हम लोगों के पास, श्रिंक कर जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर जाएगा, जिससे सेल वॉल जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो ये यूजुअली एक डेथ है सेल का जो प्लाज्मोलिसिस है। तो इसमें हो क्या रहा है, सेल श्रिंक कर रहा, उसकी सारी चीजें जो है वो उसको छोड़ के जा रही हैं, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज थी वो निकल जाती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है उसको प्लाज्मोलिसिस जो है वो बोल देते हैं। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे अक्कर करता है, साइटोप्लाज्म का जो है वो हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर श्रिंकेज जो है वो हो जाता है, यूजुअली लिविंग सेल्स में ये देखने को मिलता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, और डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अपनी परमिएबिलिटी को लूज कर देती है और सब्सटेंसेस उसके अंदर से फ्रीली जो है वो मूव कर जाता है। प्लाज्मोलिसिस में एक बार फिर से जो है वो इस चीज को फंडे के तौर पे एक्सप्लेन कर देता हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टूट जाना मतलब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो डिसाइड करेगा कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस जो है वो सेल से बाहर जाएगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी परमिएबिलिटी लूज कर दे तो कोई भी सब्सटेंस जो इंपॉर्टेंट है सेल के लिए वो भी सेल को इवन छोड़ के जा सकता है। तो प्लाज्मोलिसिस का मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी लूज होगी, जिससे वो डिसाइड अब नहीं कर पा रही कि कौन सा सब्सटेंस लीव और एग्जिट और इनवर्ड जो है वो डायरेक्शन में आ रहा। दैट इज अल्टीमेटली द डेथ ऑफ द सेल, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी सेल को जो है वो लूज करके चले जाएंगे, जिससे सेल जो है वो हम लोगों के पास खराब या डेड जो है वो हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। ये जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, ये हम लोगों के पास न्यूक्लियस है ये वाला, और इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी सेल की जो ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल है जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, हर जगह प्रेजेंट होता है, बस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो ये नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जेली लाइक मटेरियल हम लोगों के पास प्रेजेंट है उसको हम लोग जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो बोल देते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह तक अपने को चाहिए, क्योंकि साइटोप्लाज्म का मेजर यही फंक्शन है कि फ्लो करके चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो आ जाती हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एक स्पेशल नाम के तौर पर जो है वो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोगों के अंदर जो है पास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो है वो फ्लूइड है, और न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो है जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और दोनों को मिला के हम लोगों के पास जो फ्लूइड रहता है उसका नाम हम लोगों के पास जो है वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो होता है। तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली हम लोगों के पास एक ऐसा फ्लूइड है जो कि पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन के अंदर
प्रेजेंट है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ जाता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, और दोनों फ्लूइड्स मिला के हम लोगों के पास क्या रहते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म कैन बी डिस्टिंग्विश्ड दो पार्ट्स के अंदर, एक साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये प्रोटोप्लाज्म वर्ड जो है वो सबसे पहले पुरकिंजे ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 1839 के अंदर। तो ये जो है वो आपको जान लेना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम लोग बात करेंगे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस साइटोप्लाज्म के। तो ये चीज याद रखो आपकी 90% इसमें वाटर है, 7% इसमें प्रोटीन्स है, 2% कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स प्रेजेंट है, और 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे विटामिन मिनरल्स, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो रहती हैं, वो सारी की सारी साइटो। तो मेन तो कॉन्स्टिट्यूएंट इसका वाटर ही है, 90% वही है, 7% प्रोटीन्स, और ये कॉम्पोजिशन जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या है। देखो, इसके अंदर ही सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है जो बहुत सारी सेल की एक्टिविटीज को जो है वो एक साथ करने में हेल्प कर रही है। तो एक ऑर्गेनेली दूसरे ऑर्गेनेली से कम्युनिकेशन जो कर रही है, बातचीत जो कर रही है, या इंपॉर्टेंट जैसे मान लो एक जगह कोई सामान बन रहा है, दूसरी जगह वो सामान के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तीसरी जगह वो सामान पैक हो रहा है, चौथी जगह वो सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं। तो एक कम्युनिकेशन जो है वो बिल्डअप करने का काम हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म कर रहा है, ताकि सारे के सारे सेल्स के जो मेन फंक्शंस हैं वो सारे प्रॉपरली जो है वो काम कर सकें। तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल्स। उसके बाद क्या, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल सब्सटेंसेस टुगेदर विद क्रोमेटिन मटेरियल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो है ना टर्म प्रोकैरियोटिक, ये मैं आपको जो है वो समझा देता हूं। यूजुअली हम लोगों के पास जो है ना दो तरह की टर्म्स रहती हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। मैं पहले प्रोकैरियोटिक जो टर्म है ना, ये प्रिमिटिव से आई है। प्रिमिटिव मतलब पुराने, बहुत पुराने, जो बहुत प्रिमिटिव, बहुत बेसिक, जो बहुत स्टार्टिंग के सेल्स थे, उसके अंदर कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं था। मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ही सब कुछ जो है वो तैर रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मतलब ऐसे कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं थी, मतलब ऐसे दिखता नहीं था कि यार ये जैसे है ना पुराने टाइम पे जो घर थे भैया, एक ही कमरे में सारे पड़े हुए हैं, सब जगह मम्मी भी वहीं सो रही है, पापा वहीं सो रहे हैं, बच्चे वहीं सो रहे हैं, दादा वहीं सो रहे हैं, दादी सब एक जगह पड़े हुए हैं, कोई ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है भाई, और कोई अलग से कमरे जो है वो उनके नहीं प्रेजेंट है। तो ये उस तरह का सेल जो है वो हमारे पास हो गया प्रोकैरियोटिक, कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, सब वही है, जो कुछ भी है वो सब वहीं ही प्रेजेंट है। एक ही जगह खाना बन रहा है, एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही जगह सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज एक ही जगह जो है वो प्रेजेंट है। इस प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो उसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं आगे। तो इसके अंदर हम लोगों के पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल ऑल द सब्सटेंसेस टुगेदर विद द क्रोमेटिन मटेरियल। इवन न्यूक्लियस के अंदर जो इंपॉर्टेंट हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करने वाले थ्रेड्स हैं, जीन्स हैं, डीएनए, सब उसी के अंदर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है वो प्रेजेंट है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो हम लोगों के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो देखो हर चीज विकसित होती गई। ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंजेस जो है वो डेवलप होते गए। अब सारी चीजें जो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रही थी, उन्होंने अपने कमरे अलग से बना लिए, मतलब उन्होंने अपनी बाउंडेड जो है वो बाउंड्रीज अलग से जो है वो डेवलप कर ली, जिसको हमने यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो बोल दिया। तो न्यूक्लियस जो है वो उसका सेपरेट हो गया साइटोप्लाज्म से, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। जैसे ये सेल है तो न्यूक्लियस ने कहा नहीं भाई मैं तो अलग रहूंगा यार, मेरा कमरा तो अलग है, इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म का सब्सटेंस जो है वो एंटर नहीं करेगा, तो इसको हमने न्यूक्लियस जो है वो बोल दिया। ठीक है, तो ये जहां पे न्यूक्लियस एक्सप्लिसिटली विजिबल है दैट इज कॉल्ड अ यूकैरियोटिक सेल, और जहां पे न्यूक्लियस विजिबल नहीं है, न्यूक्लियस का भी जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सिंपली साइटोप्लाज्म के अंदर आके ही तैर रहा, दैट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हम लोगों के पास होगा। तो साइटोसोल इज अ सेमी फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म व्हिच एम्बेडेड विद इन द सेल ऑर्गेनेलीज। तो देखो साइटोप्लाज्म
सेल के अंदर की जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट है। अब बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिसके अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज का जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग साइटोसोल जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं ये साइटोप्लाज्म की जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप समझदार हैं, आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम लोग ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल देते हैं। दो टाइप्स हैं इसकी मेन जो है, एक होता है हम लोगों के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन इसके फंक्शंस जो हैं वो कुछ रहते हैं डिफरेंट बेसिस पे, जो है वो रफ का अलग फंक्शन है, स्मूथ का अलग फंक्शन है, सब हम लोग जो है वो समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग जो है इसको समझे कि ये है क्या चीज। ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मेम्ब्रेन चैनल्स दैट रन्स थ्रू द साइटोप्लाज्म। तो मतलब सड़कें हैं भाई, जहां से जो है वो कम्युनिकेशन, जहां से जो है वो सामान, जहां से जो है वो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे सेल के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जिसके बाहर मेम्ब्रेन है, छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स के अंदर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो रन करने वाला है उसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऑब्लॉन्ग बैग्स हैं, वेसिकल्स हैं। अब ये कुछ ऑब्लॉन्ग का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। दिस इज रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट और फ्लैट फिगर, मतलब कुछ इस तरह के या भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, कहां पे है। तो ऑब्लॉन्ग ऑफ द ग्लास, तो ये कुछ इस तरह का पार्ट ऑफ द ग्लास होता है। वेसिकल क्या है? एक स्मॉल फ्लूइड ब्लैडर है, सैक, सिस्ट और वैक्यूल विद इन द बॉडी, ठीक है। वेसिकल मतलब एक थैला हो गया जिसके अंदर ये सब कुछ जो है वो प्रेजेंट है। एक स्मॉल फ्लूइड ब्लैडर है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड है, जैसे हमने बोला साइटोसोल जो है वो यूजुअली रहता है, ठीक है। तो मेन इसमें आप ये समझो कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, बड़ी बड़ी ट्यूब्स हैं, राउंड भी हो सकती हैं, ठीक है, या रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ये मैंने मतलब जो है वो इनके लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम लोगों के पास जो है वो दो टाइप्स हैं इसकी जो मेन हमारे पास प्रेजेंट है। इन दो टाइप्स का नाम है, एक को बोलते हैं हम लोग RER विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी टाइप हम लोगों के पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नाम हम लोगों के पास क्या होता है, SER जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। तो RER रफ क्यों है, RER जो है वो रफ क्यों होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब RER रफ मान लो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ क्यों दिखती है, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर ना, जैसे ये मान लो RER है, इसके सरफेस के ऊपर ना छोटे छोटे हम लोगों के पास जो है वो राइबोसोम्स के पार्टिकल्स जो है ना वो अटैच हो जाते हैं आके, जैसे चिपक जाते हैं आगे, जिसकी वजह से उसको हम लोग टच करते हैं तो वो रफ जैसी फीलिंग जो है वो देती है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम जो है वो अटैच होता है, इसीलिए इसको हम लोग जो है वो RER को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बोल देते हैं। तो ये मेन इनका जो काम है ना, देखो मैंने ना इन नोट्स के अंदर साथ ही में क्वेश्चंस जो है वो डाल रखे हैं। अब एक बात और हम लोग जो है वो देख लेते हैं, व्हाट इज व्हाई SCR इज स्मूथ, RER जो है वो रफ है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है। क्वेश्चन आता है SCR जो है वो रफ क्यों नहीं है, अब खुद बताओ मेरे को SCR रफ क्यों नहीं भाई, वो एक में राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए वो रफ है। भाई SCR में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, राइबोसोम्स का कोई काम नहीं है SCR के अंदर, तो ये स्मूथ होती है, इनके सरफेसेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अब एक और क्वेश्चन आता है, प्रोटीन जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, तो राइबोसोम्स जो है इनका जो मेन काम रहता है ना, हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर सेंट टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER जो है जहां पे भी सेल के अंदर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, वो सारा का सारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है वो इन ट्यूब्यूल्स से जो है वो पास होता है, जो कि एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, उससे जाके जो है वो सारे रिक्वायर्ड प्लेसेस तक पहुंचता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस तरीके से प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम लोगों के पास करता है, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये क्लियर है। उसके बाद एक टर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो सेल्स रप्चर भी होते रहते हैं, ठीक है, और
बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट इवन सेल मेम्ब्रेन्स को भी रहती ही है। तो हम लोगों के पास जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ना, वो कई बार सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी करते हैं। मतलब वो फ्लो करके जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने का भी काम जो है वो करता है। तो प्रोटीन्स लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है वो सेल मेम्ब्रेन को बिल्डअप करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हम लोग जो है वो बोल देते हैं। मतलब ये जो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हम लोगों के पास होता है। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका मेन काम जो है वो किस चीज का रहता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का जो है वो हम लोगों के पास मेन काम इनमें रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक एक करके, तो देखो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसिस और स्टोरेज किसकी कर रहा है, फैट्स की, लिपिड्स की कर रहा है। आरईआर किसकी कर रहा था, प्रोटीन्स की कर रहा था। एससीआर किसकी बात कर रहा है, एससीआर में जो है बात हो रही है लिपिड्स की बात जो है वो एससीआर के अंदर हम लोगों के पास हो रही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो क्योंकि बहुत सारा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस इसी पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर टेक प्लेस जो है वो करती हैं। तो ये एक सर्व करता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि केमिकल रिएक्शंस जो है वो प्रॉपर्ली हो सकें। एससीआर helps in manufacturing of fat molecules and lipids for the function of the cell। ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। सिंथेसिस स्टोरेज ऑफ लिपिड्स कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है फैट के मॉलिक्यूल्स की और लिपिड्स की। तो एससीआर का जो मेन काम है ना वो फैट्स से डील करने वाला काम है। आरईआर का मेन काम जो है वो प्रोटीन से डील करने का है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इवन 1 मार्कर एग्जाम्पलर्स के अंदर भी जो है बहुत सारे सवाल इसके ऊपर जो है वो आपको मिल जाएंगे अच्छी अच्छी बुक्स के अंदर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जो कि लीवर सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स। ये मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। मान लो ये लीवर सेल्स के अंदर एक स्पेशल तरह का एससीआर जो वो प्रेजेंट होता है। मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी ड्रग चली गई या पॉइजन का कुछ स्मॉल अमाउंट जो है वो चला गया, तो वो क्या करता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये है, क्योंकि इसका मेन काम है फैट से रिलेटेड, तो ये क्या करेगा, इसको फैट के अंदर ही, फैट के मॉलिक्यूल के अंदर ही सराउंड कर देगा, लेमिनेट कर देगा। ठीक है, तो जिससे और लीवर के अंदर जो है वो इसको स्टोर कर देगा। खराब चीज थी, ठीक है, और इसने जो है वो लीवर के अंदर ही साइड पर डाल दी, जब टाइम लगेगा उसको निकाल देगा। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, उसने उसको कवर कर दिया फैट के मॉलिक्यूल से, जिसके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसने शो करनी थी वो खत्म होगी। तो लीवर के अंदर एक स्पेशल कैपेबिलिटी है, वो एससीआर सेल्स जो हैं वो इस तरह के जो है वो केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो इन ड्रग्स को, पॉइजन्स को लैमिनेट कर देता है। मतलब लैमिनेट करने का मतलब है उनके इफेक्ट को कम कर देता है, उसको सराउंड करके फेंक देता है अलग से। ठीक है, जो कि हम लोगों के पास जो है वो देखने को मिलता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, सेल के अंदर सिक्रीशंस हो रही हैं या स्टोरेज करनी है, सब जगह इसका जो है वो काम कर रहा है। क्योंकि देखो सिक्रीट करेगा और इसने मेन ट्रांसपोर्ट करना है, तो हेल्प कर रहा है सिक्रीशंस के अंदर, ताकि सिक्रीशन जिस जगह के लिए हुई है वहां तक पहुंच तो सके, क्योंकि इसी ने तो चैनल नेटवर्क जो है वो बना रखा है। दूसरा स्टोरेज के अंदर, ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा, और स्टोरेज में भी जो है वो हेल्प हो रही है ताकि सामान उसको ठिकाने लगाया जा सके, उसको वहां पे पहुंचाया जा सके जहां पे उसको जो है वो स्टोर करना है। और ये क्योंकि एक नेटवर्क फ्रेमवर्क है और सपोर्ट करता है एक स्केलेटल सिस्टम की तरह किस चीज को, सेल को, सेल ऑर्गेनेलिस को अपनी जगह पे रखता है, और बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिस की फॉर्मेशंस के लिए जो जरूरी सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं या उन फॉर्मेशंस के लिए जो है वो ये हेल्प भी करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट थे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग जो है वो बात करेंगे गोल्जी अपरेटस की, और ये भी जो है वो हम लोगों के पास काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in a stack called cistern, and in case of plant cells Golgi apparatus is called dictosomes। तो गोल्जी अपरेटस के अंदर इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in a stack called cistern। तो ये बेसिकली शेप की बात जो है वो हो रही है कि गोल्जी अपरेटस की शेप जो है वो कुछ इस तरीके की जो है वो होती है, जिसके अंदर पैरेलल टू ईच अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं,
जिसको हम लोग जो है वो सिस्टर्न जो है वो बोल देते हैं, और प्लांट सेल्स के अंदर इसका स्पेशल नाम है जिसको हम लोग डिप्टोसोम्स जो है वो बोल देते हैं। और गोल्जी एपरेटस का जो मेन कंसर्न है वो किस चीज के साथ है? इसका मेन कंसर्न एक तो सिक्रीशंस के साथ है, दूसरा मेम्ब्रेन फ्लो, मैं बता रहा हूं क्या होता है, और तीसरा विटेलोजेनेसिस जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका मेन काम जो है वो रहता है। अब एक एक करके जो है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले विटेलोजेनेसिस जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एग के अंदर जो है वो यॉल्क का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। एग के अंदर जो है वो येलो वाले पार्ट का जो फॉर्मेशन होता है, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके लिए चाहिए होते हैं वो सारे के सारे सिक्रीट किए जाते हैं। उस प्रोसेस को ऑफ द यॉर्क फॉर्मेशन, जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसके अंदर आके डिपॉजिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड विटेलोजेनेसिस। अब एक और इसमें पॉइंट है जिसको हम लोग जो है वो मेम्ब्रेन फ्लो बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्टेड as vesicles to Golgi apparatus, where they are modified and then are transported to the surfaces where they deliver their content to the cell's exterior and become the part of the cell membrane। बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन है ये और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं ना आपको एक फंडा बताता हूं। मान लो सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपको रिपेयर करनी है बाहर वाली, ठीक है, उसका जो मेन सामान है ना वो कहां पे सिंथेसाइज हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हो रहा है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है और कुछ मॉडिफिकेशन उस सामान के अंदर जो है वो कौन कर रहा है? गोल्जी एपरेटस कर रहा है। तो होगा क्या? पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस सामान को बनाएगी, वो सारा सामान जो है वो गोल्जी एपरेटस को ट्रांसपोर्ट होगा, गोल्जी एपरेटस उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेगा और सारे सामान को जो है वो बाहर की साइड पे एक्सटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन्स पे जो है वो भेज देगा। जहां जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां पे जो है वो रिपेयर का कार्य और काम जो है वो किया जा सकेगा। इसी को मेम्ब्रेन का फ्लो, मतलब जो सेल के अंदर से निकल के आ रहे हैं सब्सटेंसेस, मेम्ब्रेन को रिपेयर कर रहे हैं, मेम्ब्रेन फ्लो करके आ रही है, इसको हम लोग मेम्ब्रेन फ्लो जो है वो बोल देते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्जी एपरेटस को, जहां उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, और उसके बाद वो सेल सरफेसेस को जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहां पे वो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सेल और सेल मेम्ब्रेन का पार्ट जो है वो बन जाते हैं। और ये जो हम लोगों के पास मेम्ब्रेन फ्लो करके बात है, तो ये डिस्क्राइब किस चीज की हो रही है? मेम्ब्रेन का माइग्रेशन हो रहा है, और ये पिनोसाइटोसिस, अ प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स इनटू द सेल जो है, ये उसके बारे में बात हो रही है। मतलब मेन तो है कि किस तरह से जो है वो ये चीजें फ्लो करके सेल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस जो है वो डिजाइन करने में या की तरफ जो है वो मेम्ब्रेन्स फ्लो कर रही हैं, उसको हम लोग जो है वो मेम्ब्रेन फ्लो बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट आपको समझना है वो क्या है? हमारे पास फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस। अब फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस क्या है? अभी हमने बात करी, स्टोरेज होगी, मॉडिफिकेशन होगी, पैकेजिंग होगी, किस चीज की? जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वेसिकल्स के अंदर। और ये फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी सेल ऑर्गेनेली के अंदर जो है वो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं ये हम लोग जो है वो अगली सेल ऑर्गेनेली में देखने वाले हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। और उसको कौन जो है वो फॉर्म करने में हेल्प करता है? ये 1 मार्कर जो है वो बन जाते हैं इस तरह के, तो गोल्जी एपरेटस जो है वो उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। और बहुत सारे केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो भी गोल्जी एपरेटस के अंदर ही फॉर्म होती है। दे प्रोड्यूस्ड वैक्यूल्स भी जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, विच कंटेन्स, और इसके अंदर बहुत सारी स्टोरेज वाली चीजें जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स और सेलुलोज भी इवन प्रेजेंट होता है। और अगर अपने को जो है वो स्टडी करना हो गोल्जी एपरेटस को, तो हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को जो है वो इस्तेमाल करके चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये यूजुअली एक डाई की तौर पे शायद जो है वो काम करता है, और उसको जो है वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन इसका काम हो गया स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग, और लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन, यही मेन काम हम लोगों के पास जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें, हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं? लाइसोसोम्स जो है वो बोल देते हैं। लाइसोसोम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्मॉल स्फेरिकल, बहुत ही छोटी सिंगल मेम्ब्रेन, कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं है, एक बहुत छोटी सी ऐसे सिंगल मेम्ब्रेन की तरह ही प्रेजेंट एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग जो है वो हाइड्रोलिसिस बोल देते हैं, जो कि कोई भी सब्सटेंस अगर सेल के अंदर गलत एंटर कर देता है
तो इस एंजाइम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उस पर्टिकुलर फॉरेन जो अनवांटेड बॉडी है उसको वहीं पे मार गिराए या उसको जो है वो खराब कर दे। या इवन अगर सेल भी ऐसी कंडीशन पे अचीव हो जाता है कि वो भी खराब होने वाला है या वो बाकी सेल्स को खराब करने लग जाता है, तो भी लाइसोसोम्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है वो खुद ही बर्स्ट कर देता है, अपना सारा हाइड्रोलेज जो है वो रिलीज कर देता है, जो कि बेसिकली सारे के सारे सेल को ही खा जाता है। मतलब खुद को बर्स्ट करने की कैपेबिलिटी भी इसकी है, इसलिए इसका नाम एक बहुत स्पेशल नाम हम लोग जो है वो इस सेल ऑर्गेनेली का देते हैं। इसको हम लोग सुसाइड बैग्स भी बोल देते हैं, क्योंकि देखो यार कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म एक पर्टिकुलर सेल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो इसके पास बहुत खतरनाक से एंजाइम है, इसको लगता है यार कोई चीज एंटर कर गई है वो सही नहीं है, ये अपना केमिकल अटैक करता है उसके ऊपर, उसको खत्म कर देता है। इसको लगता है जहां मैं बैठा हूं वो सेल ही सही नहीं है तो उसको भी मार देता है, खुद साथ में जो मर जाता है। तो सुसाइड बॉम्बर है ये एक किस्म का, ठीक है। तो फिदाइन हमले जो है वो करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो है वो क्या फंक्शन रहता है, वेस्ट डिस्पोजेबल है। तो कोई भी अगर ऐसा सब्सटेंस जो है वो फॉरेन मटेरियल उसको तोड़ देगा, क्योंकि बहुत खतरनाक एंजाइम है, सेल को साफ रखता है और बहुत पावरफुल एंजाइम है जो कि इवन सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने का काम जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अभी बताया, मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, स्मॉल है, स्फेरिकल है और सिंगल मेम्ब्रेन से जो है वो मिलकर बना हुआ है। और कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो इसको बना रही है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस जो है वो दोनों इसकी फॉर्मेशंस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास हेल्प कर रहे हैं। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली जो है वो इसको बनाने का काम कर रही है। तो वो जो है वो हम लोगों के पास RER है और गोल्जी अपैरेटस है। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं ये हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कोई भी सेलुलर डिस्टर्बेंस अगर मेटाबॉलिज्म के अंदर होती है तो लाइसोसोम्स जो है वो बर्स्ट करता है, सारे एंजाइम्स को रिलीज करता है और सारी, क्योंकि अभी देखो हमने देखा कि इवन सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने का काम जो है वो इसका रहता है, पूरे पूरे सेल को ही जो है ये खत्म करने की कैपेबिलिटी हम लोगों के पास रखती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये पर्टिकुलर वाला पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स हम लोग क्यों बोलते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो है वो क्लियर है। इसके बाद बेटा जी हम लोग बात करेंगे कौन सी सेल ऑर्गेनेली है। हम लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया, भाई सेल के अंदर इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं, कोई ना कोई पावर हाउस तो चाहिए ना। तो ये जो है वो हम लोगों के पास एक पावर हाउस है सेल का, डबल मेम्ब्रेन रहती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की है, ठीक है। तो इसकी डबल मेम्ब्रेन कैसे है, ये एक मेम्ब्रेन है और एक बाहर इसके दूसरी मेम्ब्रेन भी जो है वो प्रेजेंट है। इसके अंदर ये ना इस तरह के इनर फोल्ड्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी पावर इसने प्रोड्यूस करनी होती है, जगह की कमी रहती है, जिससे ये फोल्डेड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होती है ताकि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ सके। देखो इतनी बड़ी शीट है, बहुत सारा काम करने के लिए चाहिए, तो हमने फोल्ड करके जो है वो उसमें डाल दी ताकि काम जो है वो प्रॉपरली हो जाए। तो इनर फोल्ड्स जो है जो कि प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे इसके अंदर शो कर रखी हैं, उसको क्रिस्टे जो है वो हम लोग बोल देते हैं। आउटर जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ रहती है, पोरस रहती है। इसका ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इस माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक मटेरियल भी होता है। मतलब क्या है इसका कहने का, इसका अपना DNA है, इसके अपने राइबोसोम्स हैं, और अगर जरूरत पड़े तो ये ऑर्गेनेली अगर खराब हो जाए तो अपने आप को रिपेयर करने के काम जो है वो कर सकती है, इवन अपने आप को नया प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी भी जो है वो रखती है। ये अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी जो है वो रखती है। बाकी सेल ऑर्गेनेलीज एक आध और है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो ये सेमी ऑटोनोमस है। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस? माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस हम लोग क्यों बोल रहे हैं? भाई काम ही इतना इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस है सेल का, वही खराब हो गया तो सेल ही खत्म है। तो इसीलिए उसको सारा का सारा कोड पता है कि भाई अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करना है, एक नया जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसे बनाना है ताकि सेल की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर चल सके। एक इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, नेचर ने इस हिसाब से जो है वो चीजों को डिजाइन कर रखा है कि उसको सेमी ऑटोनोमस पावर जो है वो गिवन है ताकि वो अपने आप को रेप्लिकेट जो है वो कर सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पावर मेंटेन करने के अंदर ये जो है वो प्ले करती है। इसका अपना DNA है, अपना राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन भी है और साथ में सेमी ऑटोनोमस भी है? तो वो हम लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो होती है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये पर्टिकुलर जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है, और आपने जो है ये नोट भी कर लिया। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, इनके फंक्शंस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फंक्शंस बेसिकली देखोगे तो इनका मेन काम है फूड का ऑक्सीडेशन करना, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करना,
वाटर जो है वो प्रोड्यूस करना ऑक्सीजन की मदद से, और सेल को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करना। कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेल के पास एनर्जी होगी तभी ना काम करेगा। अब एनर्जी नहीं होगी तो मेन एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम ही कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कर रहा है। अब एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? ये एक एनर्जी फॉर्म करता है एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस। अब एटीपी क्या चीज है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो कि एज ए करेंसी की फॉर्म में, एनर्जी करेंसी की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। जब भी सेल को जो है वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, वो कुछ एटीपी एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसको खर्च कर लेता है। ठीक है, तो एटीपी एनर्जी करेंसी है सेल की। ये एक एनर्जी स्टोर्ड है जो कि सेल के अंदर है, और कोई भी नए केमिकल्स बनने हो, कोई मैकेनिकल वर्क होना हो, तो यही एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो हम लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम बोलते हैं ना यार, पावर, हम लोग एनर्जी जो है वो जूल की फॉर्म में देखी है अभी तक हमने, है ना। और जूल की फॉर्म में जो एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है। हमने बैटरी के अंदर 1000 जूल एनर्जी डाल के रख दी, जब भी जो है अपने को चाहिए तो वो हम वहां से जो है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यही काम कौन कर रहा है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। वो जूल की फॉर्म में नहीं, उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर रहा है अपने पास। एटीपी की फॉर्म में जब भी उसको लग रहा है वो एनर्जी खर्च करता जा रहा है, और जो है वो हम लोगों के पास मतलब है। एटीपी भी बेसिकली उसकी यूनिट भी आगे जूल ही है। ठीक है, लेकिन आप अभी के लिए ऐसे समझ लो कि उसने अपने पास कुछ जूल सेव कर लिए। ठीक है, जब उसको चाहिए उसने वो जूल जो है वो इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, तो एटीपी एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो इस्तेमाल करके एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोल्ड्स? फोल्ड्स का क्या फंक्शन है? मैंने आपको अभी जो है वो डिस्कस किया। देखो ये इतनी लंबी शीट है, ये इसके अंदर फिट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे 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 डाल के फिट कर दूंगा, ताकि ये इतनी बड़ी शीट थी और ये इतना ज्यादा काम जो है वो करने की कैपेबिलिटी रखती थी। बहुत बड़ा सरफेस था, बहुत सारी एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, तो फोल्ड्स का क्या फंक्शन हुआ? एक बड़ी शीट को छोटे में फिट कर दिया, जिससे काम में भी रुकावट नहीं आई, काम भी उसने ज्यादा किया, सरफेस एरिया भी उसका ज्यादा हो गया, और जो है वो जगह भी उसने जो है वो कम घेरी। तो ये एक लार्ज सरफेस एरिया जो कि एटीपी जनरेशन में जो है या केमिकल रिएक्शंस में जो है वो हम लोगों के पास हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोल्ड्स इन द इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैं जूम कर रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। प्लास्टिड्स के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। ये यूजुअली जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसका मेन काम यूजुअली फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। तो हम लोग जो है वो एक पॉइंट जो है वो यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे कि सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेली जो प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो यूजुअली प्लास्टिड्स होती है। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होती है। डबल वॉल्ड है, वेसिकल है, और डिफरेंट शेप्स जो है वो इसकी प्रेजेंट होती है। डबल वॉल्ड का मतलब है दो तरह की जो है वो वॉल्स या मेम्ब्रेन्स जो है वो इसके बाहर जो है वो प्रेजेंट होती है। दो तरह का प्लास्टिड हम लोगों के पास रहता है। एक हम लोगों के पास जो है वो क्रोमोप्लास्ट होता है, एक हम लोगों के पास जो है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट दो तरह का है। एक है, देखो इसने बोला दो तरह के प्लास्टिड्स हैं, एक कलर्ड वाला, एक कलरलेस। कलरलेस वाले का नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, इसको हम लोग जो है वो बोल देते हैं। जो कलर्ड है उसमें कलर्ड भी दो तरह के हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट जो स्पेसिफिकली ग्रीन कलर का है, और उसका मेन काम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। और दूसरा जो है वो कोई भी कलर का हो सकता है, येलो भी हो सकता है जैसे पपाया के अंदर प्रेजेंट है, या फ्रूट्स के अंदर कुछ और डिफरेंट तरह के कलर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो भी प्लास्टिड्स की वजह से ही रहते हैं। तो कलर्ड वाले को एक अलग कैटेगरी में डाल के हमने क्या बोल दिया? क्रोमोप्लास्ट जो है वो बोल दिया। तो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हम लोगों के पास दो जो है वो हो गए। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो हम लोगों के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इसके अंदर, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमने बोल दिया क्रोमोप्लास्ट की ही टाइप है। और इसका मेन काम जो है वो मैंने जैसे कि अभी डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर करना इसका मेन काम जो है वो रहता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो येलो ऑरेंज पिगमेंट्स भी इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पपाया जो है वो हम लोगों के पास रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किस चीज की? ल्यूकोप्लास्ट की। फिर आगे हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो इनका मेन काम, ये कलरलेस है, इनका मेन काम जो है वो स्टोरेज रहता है। ठीक है, जैसे कौन कौन से मटेरियल्स जो है वो इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं, तो स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये जो है वो सारे मटेरियल्स इसके अंदर जो है वो स्टोरेज का काम जो है वो यूजुअली इनका रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो है उसके स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी लेयर्स जो है वो इसके स्ट्रक्चर्स में रहती हैं, जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। प्लास्टिड्स जो है वो एक्सटर्नली देखा जाए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही दिखते हैं।
प्लास्टिड्स के अंदर भी अपना डीएनए और आरएनए है, क्योंकि देखो ना फोटोसिंथेसिस का काम करना है भाई, कितना इंपॉर्टेंट काम है। अगर प्लांट खाना ही नहीं बनाएगा तो कैसे जो है वो काम चलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही प्लास्टिड्स में भी सेमी ऑटोनोमस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट है। इसका अपना डीएनए है, राइबोसोम्स है, ये भी अपने आप को जो है वो रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। तो कौन कौन सी दो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज है हम लोगों के पास? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होगी और दूसरी सेल ऑर्गेनेली जो हमारे पास सेमी ऑटोनोमस है वो प्लास्टिड्स जो है वो होगी। तो प्लास्टिड्स जो है इनका अपना प्रोटीन्स है, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, इनका सेमी ऑटोनोमस जो है वो काम, मतलब ये कैपेबिलिटीज जो है वो इसके अंदर रहती हैं। ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये क्लियर है। अब प्लांट जो है वो सारी तरह के कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ग्रीन कलर को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। ये जनरल पॉइंट है, इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं हम। उसके बाद बात करते हैं बेटा जी हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, जिसको हम लोग जो है वो वैक्यूल बोलते हैं। मेन काम इसका जो है वो स्टोरेज जो है वो इसकी रहती है। सॉलिड्स भी स्टोर कर लेता है, लिक्विड्स भी स्टोर अपने अंदर जो है वो कर लेता है। एनिमल सेल्स के अंदर अगर बात की जाए तो वैक्यूल्स यूजुअली छोटे साइजेस के रहते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर अगर बात की जाए तो वैक्यूल्स जो है वो बड़े साइज के होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है वो यूजुअली 50% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। 50 से 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई जो है वो कर लेता है। और इसका मेन काम क्या है? देखो ये एक, इसको ना आप ऐसे समझो, ये मेरे पास सेल है और ये एक बहुत बड़ा वैक्यूल जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेल को जो भी, अब इसको ऐसे समझ लो, इसके अंदर बैलून जो है वो फुलाया हुआ है। ठीक है, हवा भरी हुई है इसके अंदर, तो ये टर्जिडिटी भी दे रहा है, इसको रिजिडिटी भी दे रहा है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो इसको दे रहा है। और क्योंकि इसका मेन काम क्या है, स्टोरेज क्या है, तो बहुत सारे लाइफ सेविंग सब्सटेंसेस जो कि सेल्स के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस हमारे पास किसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं? वैक्यूल्स के अंदर जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये सारे के सारे ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, आप इसको ऐसे समझो, जो हमारी बॉडी के लिए जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, अहमियत जो है वो रखते हैं। वैक्यूल्स ऑल्सो जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा, जो भी एक्सेस वाटर है या वेस्ट है उसको सेल से बाहर फेंकने में। अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये सेल है और ये इसके अंदर वैक्यूल है, ये एक प्रेशर जनरेट करेगा जिससे कोई भी सब्सटेंसेस जो है वो सेल के अंदर से जो जरूरी नहीं है वो बाहर फेंकने का काम भी जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो रहता है। अब अमीबा तो इवन हमने देखा था कि अमीबा अपने खाने को जो है वो पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेता है। एक फूड वैक्यूल जो है वो हम लोगों के पास बन जाता है, उसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो है वो स्टोर रहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन जो कि वैक्यूल्स की होती है, ये एक नंबर का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसको हम लोग अपने पास क्या बोल देते हैं? टोनोप्लास्ट जो है वो बोल देते हैं। तो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन का जो नाम है दैट इज टोनोप्लास्ट। मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर फंडा भी जो है वो वैक्यूल्स का आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर देख ही लिए। ये एक स्मॉल दानेदार स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ ही दिखता है। यूजुअली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाले सरफेस पे जो है वो चिपका हुआ स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है जो कि नोन है। ठीक है, तो बहुत छोटी, सबसे छोटी सेल ऑर्गेनेली है। ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसकी मेम्ब्रेन बाउंडेड है ही नहीं, कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो इसकी प्रेजेंट नहीं है। ये बस ऐसे ही दाना सा है एक। ठीक है, कुछ ऐसे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो है हर तरह के सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट जो है वो यूजुअली रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मेन काम है, जो कि इवन इसने जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर भी शो किया था, वो मेन इसका प्रोटीन की फैक्ट्री है। भाई प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम ही इसका मेन काम जो है वो रहता है। राइबोसोम्स जो है आर फाउंड इन ग्रेटर नंबर इन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स which are cancer cells as they need more amount of proteins for the formations of new cells। तो राइबोसोम्स यूजुअली जो है वो हम लोगों के पास उन सेल्स में ज्यादा मिलते हैं जिनकी डिवाइडिंग नेचर जो है वो रहती है, जिनको ज्यादा डिवाइड करना है, क्योंकि ज्यादा डिवाइड करने के लिए ज्यादा प्रोटीन चाहिए। ज्यादा प्रोटीन किसके पास है? हमारे पास जो है वो राइबोसोम्स के पास है। तो राइबोसोम्स यूजुअली ज्यादा अमाउंट में उन सेल्स में प्रेजेंट है जो कि सेल डिविजन्स जो है वो कर रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं या बिल्डअप जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूं, ये फंडा भी जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर जो है वो हम लोगों के पास शायद इतना ही है। अब हम लोग जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस सबसे पहले जो है
वो किसने जो है वो डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसको ब्रेन बोलते हैं, जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स को जो है वो हमारे पास जो है वो कर रहा है। अगर इसको जो है वो सेल से रिमूव कर दिया जाए, भाई दिमाग, बंदे के अंदर से दिमाग निकाल दिया जाए तो बंदा खत्म। सेल के अंदर से न्यूक्लियस निकाल दिया जाए तो न्यूक्लियस बिल्कुल, सेल बिल्कुल खत्म जो है वो हो जाएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड जो है वो कवरिंग होती है, जिसको हम लोग जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखो न्यूक्लियस ब्रेन है सेल का। अब ब्रेन किसी ना किसी तरीके से तो पूरे के पूरे सेल से कम्युनिकेट करेगा, ये थोड़ी अपना अलग होकर बैठ जाएगा, मैं तो दिमाग हूं, मुचौड़ा होकर घूम रहा है, ऐसा नहीं है। उसको कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। तो भाई इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, जिसमें टाइम टू टाइम ये केमिकल सिग्नल्स जो है वो भेज के बाकी सेल ऑर्गेनेलिस से जो है वो कम्युनिकेट करने का काम जो है वो कर रहा है। तो इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है जो अलाउ कर रहे हैं मटेरियल्स को ट्रांसफर होने में न्यूक्लियस पे आउटसाइड, तो साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि कब विजिबल होते हैं? जब सेल डिवीजन जो है वो टेक प्लेस करती है। मतलब जब, वैसे तो देखो गुच्छा सा प्रेजेंट है क्रोमेटिन मटेरियल्स का, लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगता है ना तो एकदम शानदार से स्ट्रक्चर्स जो है वो क्रोमोसोम्स के देखने को जो है वो मिलते हैं। अब क्रोमोसोम्स एक ऐसा पार्ट है न्यूक्लियस का, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, जो हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस को जो है वो कैरी करने का काम जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को जो है वो कैरी करने का काम जो है वो कर रहा है। जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है, मतलब जो पेरेंट्स इनहेरिटेडली अपने बच्चों को जो है वो दे रहे हैं, उन सबको कैरी करने का काम जो है वो यूजुअली इसका हमारे पास जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके अंदर एक एक पार्ट है जो कि हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो है वो सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? हमारे पास फ्लूइड जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है, जैसे सेल के अंदर के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोग जो है वो बोल देते हैं। ये बहुत सारी सेल एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल करने का काम कर रहा है। रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल को, ग्रोथ ऑफ द सेल को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर जो है वो तैर रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है वो इसके अंदर। आगे देखो, न्यूक्लियोलस, ये हमारे पास इज अ पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल वेयर राइबोसोम्स आर मेड, जहां पे प्रोटीन्स सिंथेसिस बहुत जरूरी है, लेकिन राइबोसोम्स जो है वो इसके अंदर जो है वो फॉर्म होते हैं। Viewed through a microscope, the nucleolus appears as dark spot inside the cell's nucleus. It is made up of dense RNA और प्रोटीन्स। इसका मेन काम यूजुअली राइबोसोम्स का जो है वो फॉर्मेशन करना है, ठीक है। और ये एक डार्क स्पॉट की तरह जो होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, और मेनली किस किस चीज से बना होता है? आरएनए से और प्रोटीन से जो है वो मिलके बना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो बढ़ते, बस इतना इतना ही जानना है। देखो 9th लेवल पे हम लोगों के पास ज्यादा नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डीएनएस। डीएनएस क्या है? डीऑक्सी, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए जो है वो हो गया, डीऑक्सी राइबो इज वन वर्ड, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड एन इज न्यूक्लिक, ए इज एसिड, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस जो भी नेसेसरी हैं सेल्स को बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो सारी की सारी जो है वो डीएनए से जो है वो मतलब बनी होती हैं, ठीक है। डीएनए के पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, और क्रोमोसोम्स जो यूजुअली हैं उनके अंदर जो है वो डीएनए होता है और कुछ प्रोटीन्स जो है वो साथ में प्रेजेंट होते हैं। जीन्स क्या है? देखो एक सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है? डीएनए और कुछ प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट है। अब बात करते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, मतलब डीएनए के अंदर जो काम करने वाला सेगमेंट है, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करने का काम जो है वो कर रहा है, दैट इज जीन। उसको हम लोग जो है वो जीन बोलते हैं। और जीन कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि देखो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तभी चीजें बिल्डअप होंगी। अब इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि किस तरह से प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, किस तरह से जो है वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना है। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ ये जो है वो ट्रैवल जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन काम है इसका, जीन्स का, सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस
के अंदर किस तरह से चीजें बिल्डअप होंगी, कैसे इंफॉर्मेशन बनेगी, कैसे बॉडी जो है वो बनेगी, सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तौर पे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वो हम लोगों के पास जीन्स के अंदर जो है वो दिखता है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, इसको भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल हम लोगों के पास है, इट इज अ विजिबल, ठीक है एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड का मतलब है ऐसे इस तरह से जो है वो उलझा हुआ एक गुच्छा है धागों का, ठीक है। जब भी सेल जो है वो डिवाइड करता है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना वो अपने आप को जो है वो ऑर्गेनाइज कर लेता है, और हम लोगों के पास जो है वो इस तरह से क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल होने लग जाते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेता है क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और रॉड लाइक क्रोमेटिड प्रेजेंट है। रॉड लाइक, एक ये दो रॉड्स हैं, ये सेंट्रोमर से जुड़ी हुई है, ये रॉड लाइक क्रोमेटिड जो है वो प्रेजेंट है। दो क्रोमेटिड्स जो है वो सेंट्रोमर वाले पॉइंट से जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो दो क्रोमेटिड मटेरियल्स एक दूसरे के साथ सेंट्रोमर से अटैच होते हैं। तो मेन इसमें क्रोमेटिन मटेरियल मतलब गुच्छा है, जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो क्रोमोसोम्स जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको क्रोमेटिड बोलते हैं, दो क्रोमेटिड्स जुड़ के जो कि सेंट्रोमर जिस पॉइंट से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही जानो आप अभी। उसके बाद हाउ डज न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो भाई सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन तो उसके पास ही है, कैसे सेल बनना है हर चीज जो है वो उसके पास प्रेजेंट है। तो सब चीज का डिसाइडिंग फैक्टर जो भी कंट्रोल करेगा वो सारा का सारा जो है वो कौन करने वाला, न्यूक्लियस जो है वो करने वाला। अब इट प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलोंग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल जो है वो डेवलप करेगा, किस तरीके से मैच्योर होगा, और कैसी उसकी केमिकल एक्टिविटीज को जो है वो प्रोसेस करना है, वो सारा का सारा न्यूक्लियस जो है वो प्ले करता है। और इट कंट्रोल्स द प्रोसेस इन विच अ सिंगल सेल जो है वो डिवाइड करेगा और बहुत सारे नए सेल्स को जो है वो फॉर्म करेगा। मतलब एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी कैसे बनानी है, इसका सारा कोड ऑलरेडी बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड मटेरियल्स, न्यूक्लियस ही एक मेजर रोल को जो है वो प्ले कर रहे हैं इन सारी चीजों को बिल्डअप करने के लिए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद एक और टर्म है, ये शायद एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन काफी बार स्कूल्स वाले जो है वो पूछ लेते हैं, न्यूक्लियोइड। तो इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया के जैसे, जो न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली डिवाइडेड है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे प्रोकैरियोट्स में रहती है। तो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जिसके अंदर सारे न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड जो है वो बोल देते हैं। मतलब न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया जो बहुत प्रिमिटिव है, बहुत पुराने हैं, उसके अंदर बस ऐसे ही सब कुछ जो है वो प्रेजेंट है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, सारे न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे ही तैयार रहे हैं, नो डाउट इंफॉर्मेशन सारी प्रेजेंट है लेकिन बाउंडेड नहीं है, उसको हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये भी जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस जो है वो कर चुका हूं। तो प्रोकैरियोट्स हम लोगों के पास क्या रहते हैं, इनका साइज यूजुअली 10⁻⁻⁶ होता है, और इसका साइज 5 से जो है वो 100 माइक्रोमीटर्स तक जो है वो हमारे पास रहता है। काफी बड़े हैं, 5 से 100 गुना तक बड़े रहते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें बेचारे में सिंगल ही क्रोमोसोम है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज इसमें नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इसमें सब कुछ जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज की ही फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या प्लांट्स और एनिमल सेल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। ये सिर्फ एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें इसके, ठीक है, और जो है वो देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा जी किस चीज़ की, सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन हम लोगों के पास जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस रहता है जिससे एक छोटा सेल बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस है, इसमें 2 टाइप्स हैं यूजुअली। एक प्रोसेस रहता है हमारे पास माइटोसिस का, एक प्रोसेस रहता है हमारे पास मियोसिस का। तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
एज द पेरेंट सेल। मतलब ये एक जो है वो सेल दो सेल्स में डिवाइड होगा और जितने क्रोमोसोम्स इसके अंदर हैं वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो इसके अंदर होंगे। और ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये यूजुअली ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी पे जो है वो काम करता है। अब देखो सेल डिवीजन है, मान लो यहां से आपको चोट लग गई, थोड़े दिन में क्या होगा, बहुत सारे सेल्स यहां पे आ जाएंगे। किस प्रोसेस के थ्रू आए? माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू आए, क्योंकि यहां पे एक रिपेयर का काम जो है वो हो रहा था, जिसमें आसपास वाले सेल्स ने डिवाइड करके करके अपने आप को मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा स्किन जो है वो उस पर्टिकुलर जगह पे बिल्डअप कर दिया। ठीक है। और मियोसिस क्या है? मियोसिस का जो मेन काम रहता है वो एक ऐसी सेल डिवीजन है जो एक नए फॉर्मेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जो गैमीट्स की फॉर्मेशंस के अंदर जो है वो टेक प्लेस कर रही है। ठीक है, तो ये मैं समझाता हूं। ये एक सेल डिवीजन है इन विच अ फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स टेक प्लेस। ये एक सेल है, ये 4 डॉटर सेल्स को जो है वो बनाएगा और हर डॉटर सेल के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, जैसे मान लो इसमें x है तो इसमें x/2 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 और x/2 जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे एज द पेरेंट। ठीक है, और ये बेसिकली whereas meiosis is a type of cell division which results in the formation of गैमीट्स के फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व रहती है वो हमारे पास मियोसिस जो है वो रहती है। ठीक है, बस आप अभी के लिए इतना समझ लो, 9th लेवल पे रिपेयर का काम करना है। एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है, जो पूरी की पूरी गैमीट्स की फॉर्मेशन जो है वो हो रही है जहां पे वो एक सेल 4 में डिवाइड हो रहा है। तो एक मियोसिस है और दूसरा हम लोगों के पास क्या है, माइटोसिस जो है वो होगा। ठीक है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूं ये भी आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग ना एक बात यहाँ पे कई बार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, डिफरेंस क्या है ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज में। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ एक बार। तो ऑर्गन क्या है? बॉडी का पार्ट है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है। ऑर्गन्स बहुत सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक है, देख सकते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑर्गेनेलिस मतलब जो सेल के अंदर का पार्ट है, जैसे अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी apparatus हो गया। ठीक है, हम लोगों के पास जो भी सेल ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोसेस कर रही है। माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर है, बहुत छोटी है। ठीक है, और यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो सबके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ऑर्गेनेलिस एक पार्ट है किसका? सेल्स का जो है ये पार्ट हम लोगों के पास जो है वो रहती है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। तो बड़ा सेल चैप्टर के अंदर जो इतना ही था, वन शॉट के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो लगा और पूरा का पूरा वीडियो जो है वो हम लोगों ने सेल चैप्टर का बना दिया। होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे और वीडियोस ऑलरेडी क्लास 9th के जो है वो अवेलेबल है। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, और बहुत जल्दी हम लोग जो है वो फिर मिलेंगे।